देखते हैं कि नेक्स्ट जो कॉज है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की वो है हमारी विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है ना, इसकी थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये कैसे इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, कैसे, तो पहले प्रोसेस पढ़ते हैं। देखिए विटामिन B12 जो है ये एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन्स में एनिमल सोर्स का ओरिजिन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, B12 जो होती है ये एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन के साथ यानी कि फॉर एग्जांपल मीट हो गया, एग हो गया, इनके साथ कम्प्लेक्स बनाया जाता है इसका। ये आता ही बॉडी में इस तरह कम्प्लेक्स बन के जब बॉडी में आता है ना, इसको क्लीव किया जाता है। ये देखिए एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन्स अलग होगा, ये ADP नहीं है। अच्छा, ये एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन है, ये मैंने खुद एक शॉर्ट बनाया है। तो एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन अलग और विटामिन B12 अलग। विटामिन B12 को फिर R बाइंडर के साथ एक दूसरी प्रोटीन है R बाइंडर, इसके साथ बाइंड किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। अब ये जो R बाइंडर है ये विटामिन B12 के साथ जो कम्प्लेक्स हुई है, ये प्रोटीन हमारे कौन बनाते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स बनाते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब देखें जैसे ही ये R बाइंडर और B12 का कम्प्लेक्स होता है तो ये कम्प्लेक्स आता है इसोफेगस में, फिर स्टमक में, अल्टीमेटली स्मॉल बाउल में आता है। ठीक है ना, स्मॉल बाउल में क्या होता है कि इस R बाइंडर को B12 से अलग किया जाता है। ये देखें यहाँ पे B12 अलग हो रहा है और R बाइंडर अलग हो चुका है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये अलग कैसे होगा, ये प्रोटीजेस आएंगे फ्रॉम द पेंक्रियास से और इसको B12 को अलग करेंगे R बाइंडर से। फिर क्या होगा, B12 बाइंड करेगा एक और प्रोटीन जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक से निकलते हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त क्या हो रहा है, ये भी एक प्रोटीन है, इसका और B12 का कम्प्लेक्स बना हुआ है स्मॉल बाउल में। ठीक है, ठीक है ना। फिर ये जो विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का जो कम्प्लेक्स है ये फिर एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, टर्मिनल इलियम में। ठीक है, डाइजिफू में बाइल साल्ट्स B12 एंड टर्मिनल इलियम। ठीक है, फोलेट ड्यूडेनम, फोलेट जेजुनम और आयरन ड्यूडेनम। ठीक है, इस तरह याद रखें। B12 की डेफिशिएंसी जो होती है वो बहुत इन ईयर्स में होती है, जिस तरह अनलाइक फोलेट की मंथ्स में होती थी, इसकी ईयर्स में होती है ना। इसलिए इसकी डेफिशिएंसी लेस कॉमन है। और क्या होती है इसमें, क्योंकि हेपेटिक स्टोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, हेपेटिक स्टोर्स, ठीक है, बॉडी में हेपेटिक स्टोर्स होते हैं इसकी बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, देखिए विटामिन B12 के इतने ज़्यादा स्टोर्स होते हैं लीवर में, इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर स्ट्रिक्ट वेगन होना, जो कि कुछ ना खाए, दूध भी ना खाए, अंडा भी ना खाए, तो उसको भी सालों साल लगेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने में, स्ट्रिक्ट वेगन को भी। ठीक है, तो ठीक है, हमने क्या अखज़ किया कि देखें डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से तो हो ही नहीं सकता, बहुत सालों साल लगते हैं B12 की डेफिशिएंसी पे। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसकी, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया होती है जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, क्या कह सकते हैं इसको, पर्नीशियस एनीमिया इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ B12 डेफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह सकते हैं। ठीक है ना। अब तो पर्नीशियस एनीमिया में होता क्या है, देखिए हमने पहले भी कहा कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ B12 डेफिशिएंसी है। याद रखें B12 डेफिशिएंसी डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से शाज़ व नाज़िर बहुत कम। ठीक है, जबकि ये जो कॉज है ना B12 डेफिशिएंसी की, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, देखें होता क्या है इसमें, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है किसकी, पैराइटल सेल्स की। पैराइटल सेल्स कहाँ होते हैं, बॉडी ऑफ द स्टमक में। इनकी जब डिस्ट्रक्शन होती है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर ये वाली प्रोटीन कम होती है। और हमारी जो हमने कहा था ना कि B12 जब इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलता है तब हमारी टर्मिनल इलियम इसको पहचानती है और एब्जॉर्ब करती है, अदरवाइज़ नहीं। तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर कम होगा तो ये कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, जिसकी वजह से B12 की बॉडी में डेफिशिएंसी होती जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसका मेन इसका मोस्ट कॉमन कॉज का मेन मैकेनिज्म है। ठीक है ना, तो पैराइटल सेल्स के बारे में एक दो चीज़ें और याद रखें। देखिए पैराइटल सेल्स पिंक होते हैं, अनलाइक चीफ सेल्स आर ब्लू। ठीक है ना, अगर आप देखना चाहें तो। उसके बाद देखें पेपीफॉर, इसमें काफ़ी सारे पीस हैं, पी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाती है इनकी डिस्ट्रक्शन से। और ये प्रोटॉन पंप्स होते हैं इनमें। ठीक है, यानी कि एसिड सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। दूसरे कॉजेस ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी में क्या क्या है, पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल देखें, अगर पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी हो तो यहाँ पे पैंक्रियास से प्रोटीज कम निकलेंगे। जब कम निकलेंगे तो जो B12 से R बाइंडर को क्लीव करना मुश्किल हो जाएगा। जब B12 R से जुड़ा हुआ होगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर उसके पास नहीं आएगा, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, और इसके अलावा क्रॉन्स डिजीज़ की वजह से अगर टर्मिनल में जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है B12 की वो ख़राब हो तो भी डेफिशिएंसी हो सकती है। इसी तरह डायफॉलोबोल्थियम लेट्रियम भी टर्मिनल इलियम को डैमेज कर सकता है, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह रेयर जो होती है, बिल्कुल ही रेयर वेगन्स जो कि बिल्कुल अंडा भी नहीं खाते, मिल्क भी नहीं पीते, इस तरह की चीज़ें जो एनिमल्स आती हैं वो नहीं खाते, इनमें भी हो सकती है रेयर इन द ईयर्स, 4 से 5 साल लगेंगे। ठीक है ना, तो क्लिनिकल फीचर्स अगर आप पूछें तो वही मैक्रोसिटिक एनीमिया, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, वही मेगालोब्लास्टिक। ठीक
ठीक है ना। इसी तरह जो दूसरे सेल्स भी मेगालोब्लास्टिक हो जाएंगे। कौन कौन से? इंटेस्टाइन और रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, ग्लोसाइटस हो जाएगी, और सीवियर कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इसमें होता है, ठीक है ना। B12 डिफिशियंसी की वजह से इसके बहुत सारे MCQs भी हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, याद है हमने 2 रिएक्शंस पढ़े थे विटामिन B12 के। एक तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट से मिथाइल ग्रुप लेता है, ठीक है ना, और DNA प्रिकर्सर्स में हेल्प करता है। दूसरा मिथाइल मेलोनिक एसिड, मिथाइल MMA को ये किस में कन्वर्ट करता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, ठीक है ना। अब अगर B12 की डेफिशिएंसी हो तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता, ये रिएक्शन नहीं हो पाता। मिथाइल मेलोनिक एसिड बिल्डअप हो जाता है बॉडी में। जब बिल्डअप होता है तो ये माइलिन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है और उसकी डीजनरेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिक फाइंडिंग है। याद है हमने कहा था ना कि B9 डेफिशिएंसी में ये रेज नॉर्मल होता है, इसलिए B9 डेफिशिएंसी जो अनीमिया होता है उसमें ये माइलिन डीजनरेशन नहीं होती, ठीक है ना। ये वाली न्यूरोलॉजिक फाइंडिंग नहीं होती B9 यानी कि फोलेट डेफिशिएंसी में। क्यों? क्योंकि फोलेट डेफिशिएंसी में मिथाइल मेलोनिक एसिड नॉर्मल होता है, उसका इस रिएक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगे? क्लिनिकल फाइंडिंग्स B12 डेफिशिएंसी लो होगा, ठीक है। जब B12 लो होगा तो होमोसिस्टिन भी लो होगा, याद है वो रिएक्शन? सॉरी हाई होगा, होमोसिस्टिन हाई होगा, ठीक है ना। देखें यहाँ पे अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो मिथाइल ग्रुप इसमें नहीं आ रहा है, मिथाइल ग्रुप इसमें नहीं आ रहा B12 में टेट्राहाइड्रोफोलेट से, इसमें तो यहाँ इसमें नहीं आ रहा, तो इससे होमोसिस्टिन में भी नहीं आ रहा ना, तो होमोसिस्टिन बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से होमोसिस्टिन बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह होमोसिस्टिन के अलावा मिथाइल मेलोनिक एसिड भी बढ़ जाता है। वो कैसे? वही जो हमने बताया था, ये मिथाइल मेलोनिक एसिड को सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो B12 का होता है। B12 डेफिशिएंसी ये यहाँ से नहीं जाएगा तो ये यहाँ से नहीं जाएगा तो ये बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है ना। वंस अगेन फोलेट में ये बिल्डअप नहीं होता, नॉर्मल होता है मिथाइल मेलोनिक एसिड।